नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 जनवरी 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा नेटवर्क इशू। इसमें हम टेलीकॉम सेक्टर में डिस्ट्रेस को लेकर के बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल रहेगा द थर्ड पार्टी। जिस तरीके से चाइना अपनी डोमिनेंस इंडियन ओशन में बढ़ाता चला जा रहा है, तो उसको लेकर के अभी एडिटर अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि एक तो कॉन्फ्रंटेशन हम लैंड बॉर्डर के साथ में कर ही रहे हैं, अब इंडियन ओशन में भी हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तीसरा फिर आर्टिकल हम देखेंगे वो रहेगा रिकवरी ऑन द कार्ड्स, कि भाई इनका यहाँ पर बिंदु डालमिया जी का ये मानना है कि सब लोग नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं, पर मैं आधा गिलास भरा हुआ देख रही हूँ, ना कि आधा गिलास खाली पानी से। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सिल्वर लाइन्स है इकोनॉमी में वो जानेंगे। फिर एक आर्टिकल देखेंगे आउट ऑफ वर्क। यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। डेटा बहुत सारा है, पर कुछ डेटा है जो काम आ सकता है। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। तो ये चार आर्टिकल से चारों को अब देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू नेटवर्क इशू। देखो, मंगलवार की बात है जब वोडाफोन आइडिया वी जो कंपनी है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को अपनी तरफ से इन्फॉर्म किया कि अब कंपनी में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होने वाली है। एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है अपने जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जबकि दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट के स्टेक्स अब बनने वाले हैं। मुद्दा आपको पता होना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है या जो भी टैक्सेशन ड्यू चल रहा है, जितना भी ड्यू चल रहा है, उस ड्यू को वोडाफोन आइडिया रीपे करने में बहुत सारा ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है। तो ऐसे में इस ग्रुप के द्वारा वोडाफोन आइडिया कंपनी के द्वारा अप्रोच किया गया गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारे जितना रुपया मांगते हो ना, इंटरेस्ट जितना भी हमारे ऊपर है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, उसको आप कन्वर्ट कर लो इक्विटी में। मतलब आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो, जितना रुपया आप हमारे मांगते हो उस रुपये को माफ़ करते हुए। तो ऐसे में आप देखो, गवर्नमेंट जो है बातचीत कर चुकी है और फाइनल ये हुआ है कि अब गवर्नमेंट के इस वोडाफोन आइडिया कंपनी में स्टेक्स हो जाएंगे 35.8%। और इसी के साथ में अब वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाएगी, जबकि वोडाफोन ग्रुप जो है उसके शेयर कितने रह जाएंगे, केवल 28.5%। आदित्य बिरला ग्रुप जो कि आइडिया कंपनी के ऑनर है, उनके द्वारा जो शेयर होल्डिंग रहेगी वो रहेगी केवल 17.8%। तो ऐसे में एक तरफ जहां पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट मूव कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, दूसरी तरफ यहीं पे वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट के 35.8% शेयर्स हो जाएंगे, स्टेक्स हो जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चेंज देखने को मिल रहा है। कारण कि देखो, मुद्दा यहाँ पर ही आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया को पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, तभी तो अमलगमेशन हुआ या फिर मर्जर हुआ दोनों कंपनियों का, वी कंपनी बनी। और आपको पता है कि कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा इवन गवर्नमेंट को पहले ही कह दिया था भाई मेरे बस की बात नहीं है कि कैसे इस कंपनी को हम संभालें, आप तो टेक ओवर कर लो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और उसी चीज़ का कहीं ना कहीं आउटकम देखने को मिल रहा है। तो देखो, ऐसे में गवर्नमेंट के मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स में अपने स्टेक्स हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि दुनिया में जहां भी नज़र डालें, केवल चाइना को छोड़ दें तो बाकी सारे कंट्रीज़ में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर। पर इंडिया में दो टेलीकॉम सेक्टर मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो जाएंगे, एक तो बीएसएनएल तो है ही, और दूसरा अभी ये वोडाफोन आइडिया भी हो गया, जहां पर गवर्नमेंट के स्टेक्स सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें देखो, अपने आप में टेलीकॉम ऑपरेटर्स में जिस तरीके से अभी ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इसका कारण है कि कुछ तो पॉलिसी एक्शन और कुछ पॉलिसी के इनएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है। देखो, चीज़ क्या होती है, जब भी हम एथिक्स में पढ़ते हैं, एथिक्स में हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए। अब करप्शन का मतलब तो ये हो गया कि एक तरीके से हम जो डेफिनेशन समझते हैं, नॉर्मल जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि भाई काम है 10 रुपये का और काम को दिखा करके 15 रुपये का कर दिया और 5 रुपये खुद ने खा लिए, तो आपने ये एक्सेस खर्चा कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर काम 10 रुपये का है और उस काम 10 रुपये की बजाय आपने बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती तरीके से खर्च करना शुरू किया और पता पड़ा कि आपने काम को 7 रुपये में ही खर्च कर दी, ख़त्म कर दिया, तो 3 रुपये बच गए। अब वो 3 रुपये बच गए ना, तो उसकी भी जवाबदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिसी एक्शन है
तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में पॉलिसी एक्शन, कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है, तो उसकी वजह से भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, जैसे कि हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर। और दूसरी, पॉलिसी इन एक्शन, कि भाई ज़रूरत है कि एक प्रॉपर योजना बनाई जाए पर वो योजना टाइम पर नहीं बन पाई, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो गई। तो ये सिचुएशन है जिसके चलते अभी टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, अभी पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि एयर इंडिया की बात करें, उसको तो बेच दिया है गवर्नमेंट ने टाटा सन्स को, और दूसरी तरफ अगर टेलीकॉम ऑपरेटर वी की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेक्स 35% तक गेन कर रही है। तो इस केस में आ जाता है मुद्दा कि गवर्नमेंट यू टर्न ले रही है क्या। सिचुएशन देखो कि एक तरफ जहां पर गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी है तो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है, और जबकि दूसरी तरफ ये, पर मुद्दा जब इक्वेशन जब उलझ जाती है ना, तब ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। देखो, ये जो टेलीकॉम सेक्टर का जो बुरा टाइम है ये शुरू हो जाता है जब टैरिफ वॉर शुरू होता है 2016 में, और टैरिफ वॉर शुरू होने की सबसे बड़ी कारण है रिलायंस जियो का लॉन्च होना, जिसने आते ही सबसे पहले 1-1.5 साल तक तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दिया। मतलब पेनिट्रेशन बिल्कुल, कि भाई कैसे भी करके मार्केट को ग्रैब करना है, और उस मार्केट ग्रैब करने के चक्कर में फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट फैसिलिटी दी। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां, आइडिया जैसी कंपनियां हो गई बर्बाद। ठीक है, और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, कि भाई एक टेलीकॉम ऑपरेटर अपने जितने भी एसेट से जो कुछ भी कमाता है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे देना पड़ेगा। तो वो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इन टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गई। तो मुद्दा क्या है कि एक तरफ तो टैरिफ्स की होड़ के चक्कर में ये बर्बाद हो गए जियो की एंट्री के बाद में, और दूसरी तरफ रेवेन्यू का बर्डन और बढ़ गया। इस चक्कर से लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी आई। फिर कोरोना का आउटकम हो गया, उसने और कर दिया गड़बड़, डिमोनेटाइजेशन, और ये तो लाइन में है ही, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वाला तो हर एक सेक्टर के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप करो तो जो कोरोना आउटब्रेक हुआ तब 4 साल का मॉरेटोरियम भी इनको अवेल कराया गया सरकार के द्वारा, कि भाई आपके ऊपर जितना भी ड्यू है उस ड्यू को आप आने वाले 4 सालों तक इजीली अपनी किस्तों को रीस्ट्रक्चर करवा करके आप रीपे कर सकते हो। पर वही चीज़ है कि लायबिलिटी तो कैसे भी करके रिड्यूस करने की बात की, कैसे भी करके थोड़ा रिलैक्सेशन देने की बात की, पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फिर अपने जो कहता है ना कि जो अपनी रेवेन्यू का शेयर था उसके बेसिस पे देखा गया तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ड्यू है। 16,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट ड्यू चल रहा था वोडाफोन आइडिया वाली कंपनी पे। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट ने फिर टेक ओवर करना ही फाइनल कर लिया, और यही चीज़ वी ने अपनी तरफ से जो मार्केट रेगुलेटर है उनको इन्फॉर्म किया है कि जी अब बात ऐसी है कि अब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फाइनल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट तो क्या मतलब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है गवर्नमेंट की जो भी उधारी थी, वो गवर्नमेंट जो ले रही थी वी से। ठीक है, तो इसके चलते देखो एयरटेल से भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, बट एयरटेल इस तरीके के इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर चुका है कि हम इंटरेस्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, हम इंटरेस्ट चुका देंगे, एयरटेल का तो ये कहना है। बट वोडाफोन आइडिया ने कह दिया कि बोले ठीक है आप तो इक्विटी ले लो, हमारे बस की बात नहीं, हम कैसे चुकाएं, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला ने ये इंटेंट पहले भी शो कर दिया था। अब देखो वोडाफोन आइडिया की जो सिचुएशन है अभी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, पिछले कई सालों से 2-3 सालों से तो डिस्कशन ये कंटिन्यू हो ही रहा है, ये डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा अब सवाल आ जाता है कि एक तो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होने वाली है अभी 2022 में, तो उसमें एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ से फंड जुटा पाएगा वोडाफोन आइडिया। सरकार के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, अब सरकार एक बड़ा स्टेक होल्डर बन गई है तो उस केस में कैसे मैनेज करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑपरेशनल लेवल की भी बात करें तो सरकार को पहले ही MTNL और BSNL में पैसे इन्फ्यूज़ करने में जोर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अब वोडाफोन आइडिया में पैसा अगर इन्फ्यूज़ करने की बात आए, इन्वेस्ट करने की बात आएगी, तो वो कैसे कर पाएगी। रही सही में अगर दो टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL और वोडाफोन आइडिया दोनों अगर सरकार की ही एंटिटी हो गई तो कहाँ तो प्रॉपर कंपटीशन प्रमोट होगा, कैसे कंज्यूमर्स की वेलफेयर इंश्योर होगी, और कैसे इस टेलीकॉम सेक्टर को आप क्राइसिस से बाहर निकाल पाओगे, ये अभी जांचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
तो देखो बात ऐसी है कि अभी जैसे ही वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया ना कि भाई गवर्नमेंट की 35% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी हो गई है वी में, तब से लगभग 21% तक शेयर्स की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन कर चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर कि इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन देखो अपने आप में क्वेश्चन रेज करती है कि भाई क्या हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर इकोनॉमिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है अभी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द थर्ड पार्टी। देखो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वेंग यी श्रीलंका की विजिट पे आए और इसके अलावा 5 और दूसरे देशों में भी वे गए जो कि इंडियन ओशियन से अपनी कॉस्ट शेयर करते हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी थे जैसे कीनिया हो गया, जिबूती हो गया, यहाँ पर भी वो विजिट के लिए गए थे, एरिट्रिया, ये कंट्रीज़। अब देखो बात ऐसी है, बीजिंग ने तो अपनी तरफ से ये कहा कि इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट्स हैं, मालदीव भी गए। इसके अलावा बोला इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरीके से चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को राइज करना चाह रहा है, बोलो उसमें किसी थर्ड कंट्री का एंट्री नहीं होना चाहिए। कल हमने न्यूज़ भी डिस्कस की थी जिसमें ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट निकल के आया था। साथ में इनके द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया कि भाई इंडियन ओशियन में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी कॉमन ज़रूरतें हैं, तो बोलो उनको साथ में मिलकर के और एक कॉपरेशन में काम करना चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे का फ़ायदा उठा सकें और फ़ायदा दे सकें। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि बीजिंग एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड पावर और साथ में जो छोटे बड़े इंडियन ओशन में रहने वाले जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ को, वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ ला करके और अपनी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इंटीग्रेट करना। तो देखो इस तरीके की सिचुएशन चाइना पहले से ही क्रिएट कर चुका है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं, जिसमें चारों तरफ पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, चाइना की प्रेजेंस इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली लगातार इंडियन ओशन में बढ़ती चली जा रही है। वो बात ठीक है कि चाइना जो है वो ज्योग्राफिकली इंडियन ओशन से कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, पर इस तरीके की सिचुएशन पहले से है। जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ठीक है, उसमें चाइना एक डायलॉग पार्टनर की तरह पार्टिसिपेट करता है, उसमें रशिया भी है, यूएस भी है और यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो ये ग्रुप। इसके अलावा 2008 में इंडियन ओशन नेवीज सिम्पोजियम, जिसमें 24 कंट्रीज इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन रीजन के साथ में आते हैं और उसमें भी चाइना जो है वो एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जर्वर के तौर पे, जबकि इंडियन ओशन कंट्री है नहीं ये, क्योंकि चाइना की तो बॉर्डर ही शेयर नहीं होती। तो इस तरीके से ये 2 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं। अब तीसरा प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से और ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ देने के लिए कि भाई जो आइलैंड कंट्रीज है वो साथ में मिलकर के काम करें, जिससे कि वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकें। तो ये सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पर चाइना अपनी पकड़ इंडियन ओशन में लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको पता ही है कि चाइना बहुत पैसा यहाँ पर फेंक चुका है, चाहे मालदीव्स में देखो, चाहे श्रीलंका में देखो, कोई सा भी कंट्री उठा करके देख लो इस इंडियन ओशन रीजन में। क्योंकि इंडियन ओशन रीजन की अगर बात करें ना तो इधर से इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लेन्स इधर से जाती है। जैसे कि अगर हम मैप पे एक बार नज़र डालें, अभी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो इजीली कि यूरोप से अगर चाइना को कोई भी ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो इस तरफ से होते हुए ही ये ट्रेड यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडियन ओशन अपने आप में सेंट्रलाइज हुआ कि नहीं, और चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे पूरे हैं। इसके अलावा वो बात ठीक है, चाइना ने अपनी तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ब्रांच है, उसके थ्रू एक लिंक तैयार कर ली है इंडियन ओशन में इधर से। पर इधर से तो क्या मतलब, थोड़ा सा ठीक ठाक कर देता हूँ, यूं थोड़ा ऊपर जा कर के इस तरीके से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होती हुई जाती है। तो सवाल क्या आ जाता है कि चाइना के लिए ये एरिया वैसे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, पर सवाल ये है कि हिस्टोरिकली तो हमारी डोमिनेंस रही है ना यहाँ पर, और अगर यहाँ पर दूसरा कोई कंट्री आकर के दादागिरी चलानी शुरू करे तो हमारे लिए कंसर्निंग हो जाता है। रही सही में चाइना ने जिस तरीके से श्रीलंका में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, मालदीव्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, या इधर म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये चारों तरफ से एक तरीके से इंडिया को मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइज देखें तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है कि नहीं। दूसरा, इधर एलएसी पर भी चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होने के लिए मजबूर करती है कि हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर लैंड की तरफ चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है तो अब दो दो हाथ करने का टाइम इधर भी आ चुका है मैरीटाइम सिक्योरिटी में। तभी तो हमने प्रीवियसली एक दो आर्टिकल्स डिस्कस भी किए हैं कि हमें हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि चाइना अगर लैंड एरियाज में कोई भी दादागिरी अगर लगाता है
ठीक है। तो उस केस में चाइना की जो शिप्स और ये इधर से जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू चाइना की जो सिक्योरिटी सिक्योर रहती है, या तो पर्शियन गल्फ से होते हुए जो शिप्स में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस लोड होकर की जाती है, या फिर इधर से यूरोप के साथ जो ट्रेड होता है, उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में हमारा ट्राई सर्विस स्टेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हम चाइना की थोड़ी सी कहते हैं ना कि नब्ज दबा सकते हैं। ठीक है, जो कमियां हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है आगे तो क्या होता है, बाकी हमें भी इस चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। वापस चलते हैं न्यूज़पेपर पे। इसके अलावा चाइना का जिस तरीके से अभी ये जो स्टेटमेंट आया ना कि थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसमें सीधा आप समझ सकते हो हमारे ऊपर ही अटैक है, इंडिया पर ही ये अपने आप में फोकस किया हुआ है। क्योंकि देखो 2015 में जब मॉरिशस की विजिट पे गए थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने सागर डॉक्ट्रिन शुरू किया था। सागर का मतलब हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या इस डॉक्ट्रिन को काउंटर करने के लिए ये चाइना अपनी तरफ से, अपनी ओर से मैरीटाइम रीजन में भी, मैरीटाइम मतलब ओशियन वाले एरिया में भी अपनी जो पकड़ है उसको लगातार बढ़ाना चाह रहा है। इसके अलावा फिर बाद में देखो चाइना श्रीलंका के जिस तरीके से एंगेजमेंट्स हैं, उसमें जैसे बोला थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, वो सीधा इंडिया तो है ही, बाकी इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट में और भी कंट्रीज है। जैसे इस पर्टिकुलर रीजन में फ्रांस के भी स्टेक्स आ जाते हैं, यूएस के भी आते हैं और यूके के भी स्टेक्स आते हैं। अब वैसे देखा जाए तो यूएसए तो अपनी तरफ से कॉर्ड में एंटर होकर के सीधा चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी है। यूके भी अपनी तरफ से अब जल्दी से जल्दी ही अपना पूरा प्रोग्राम जो है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए वो लॉन्च करने वाला है। तो मुद्दा क्या आ जाता है कि चाइना अपनी पकड़ लगातार बना रहा है, कोलंबो में जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इसके अलावा चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, हमारे तमिलनाडु के जस्ट पास में जो श्रीलंकन कोस्ट में एक दो आइलैंड्स है वहाँ पर सोलर फार्म प्रोजेक्ट बनाने की बात की, तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट भी किया था उस चीज़ को। इसमें देखो बात ऐसी है कि जिस तरीके से बीजिंग अपनी रिलेशनशिप के लिए बोलता है ना कि श्रीलंका और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो मतलब कहीं पर बराबर हो ही नहीं सकती, और रीजनल पीस के लिए वालों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही सही में श्रीलंका की सिचुएशन भी हम देखें ना तो बड़ी पतली है इस टाइम पे, कारण कि वहाँ पर अभी भी फॉरेक्स की बात करें तो बहुत कम हो चुका है। उनके पास में कुछ हफ्तों की इंपोर्ट करने की व्यवस्था ही है, अगर उनके पास में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। अब देखो इंडिया को भी इंडिया से भी कांटेक्ट में है श्रीलंका लगातार, और तभी तो जाकर के त्रिनकोमली वाला जो वो ऑयल फैसिलिटी है उसके रिनोवेशन के लिए इंडिया की एंगेजमेंट्स अभी फाइनल हुई है। हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन पेज पे इन पर डिस्कस किया था। पर मुद्दा क्या आ जाता है कि चाइना की पॉकेट देखो भरी पड़ी है, इनके पास में, हमारे पास में अगर $650 बिलियन के लगभग अगर फॉरेक्स है ना, तो चाइना के पास में 3,000 $3,500 के बिलियन है ना, बिलियन लगा लेना जरूर, 3,000 या $3,500 बिलियन के लगभग फॉरेक्स है। तो इस केस में चाइना के पास में पैसे की कमी नहीं है। तो और रही सही में मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के पास में वैसे ही बहुत पकड़ अच्छी खासी है। तो इस केस में अपनी तरफ से रीजनली देखिए तो इंडियन ओशियन में चाइना अपनी पकड़ इंक्रीज कर ही रहा है। अब देखो एक तरफ तो हम टेरिटोरियली, दैट मीन्स टेरिटोरियल जो कॉन्फ्लिक्ट देखें तो लैंड वाइज तो हम देख ही रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख में। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो अब ये मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें रेडी होना होगा, जहां पर 50-50 हज़ार हमारे सिक्योरिटी पर्सनल सामने सामने खड़े हैं एलएसी के अक्रॉस। तो अब देखने वाली बात यह है कि चाइना की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट है श्रीलंका के साथ में या मालदीव्स के साथ में, वो देखो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है ना। अब माले में क्या बातचीत होती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर है, पर हमें भी अपने हिसाब से हमारी डिप्लोमेसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे कंट्रीज है ना, अगर ये गलती से भी 100% चाइना की पकड़ में आ चुके होंगे ना तो मुश्किलें हो जाएगी। बेशक ये बात ठीक है कि इंडिया की जो पकड़ है या इंडिया की जो डोमिनेंस है हिस्टोरिकल, उसको काउंटर करने के लिए चाइनीज कार्ड प्ले करते हैं ये छोटे कंट्रीज, पर अगर चाइना ने अच्छे से इनको चंगुल में पकड़ लिया है ना तो वो इंडिया के लिए भी ठीक बात नहीं होगी। तो हम भी इस एरिया में जहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल डोमिनेंस रही है वहाँ पर हमारी डिप्लोमेसी को वीक ना होने दे तो ही ठीक रहेगा। अब थर्ड पार्टी किसको क्या कह रहा है वो तो सही है, पर हमें अपनी तरफ से बैकफुट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक चीज़ तो हमें पता ही है कि जो त्रिनकोमली पोर्ट है या त्रिनकोमली वाले एरिया में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी ऑयल फैसिलिटी को, तो उसमें तो देखो एक हमें ब्रेक थ्रू मिला है। इसके अलावा चाइना
हम्बनतोता पोर्ट को 99 साल की लीज पे ऑलरेडी ले चुका है श्रीलंका में, और कोलंबो में भी कोलंबो सिटी को डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के हाथ लगे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन हमें और निकालने की ज़रूरत है। वो बात ठीक है कि इंडिया यूएस और जापान तीनों मिलकर के भी काम कर रहे हैं वहाँ पर श्रीलंका में, पर इन तीनों को मिलकर के लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को अपने साथ में लेकर के इंडिया को और ज़्यादा अपनी असर्टिवनेस शो करनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आउट ऑफ वर्क आर्टिकल को लिखा गया है त्रिशाली चौहान और क्रिस्टफ जेफलॉट के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में देखिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। एक्सेप्ट तो क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोली है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर से आराम से ट्रैक पे आ रही है। पर अगर इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम थोड़ा सा जॉब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग हमें सिचुएशन दिखेगी। कैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पिछले कई सालों में 45-50 सालों में हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। देखो, दिसंबर 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी चल रही है, 7.91%, जो कि 2018-19 में कितनी हुआ करती थी, 2017-18 में कितनी हुआ करती थी, 4.7%। तो ये अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो एक तो ये लिख लो आप कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी कब हुआ करती थी। अब आप देखो ये जो ट्रेंड है इसके फिनोमेनाज या फिर जो ये सिग्नल है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज हो रहा है, ये कोई कोविड की वजह से ही नहीं है, ये कोविड से पहले से हो गया था। क्योंकि 2017-18 से 2018-19 का डेटा अगर कंपेयर करें तो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.7 से बढ़कर के 6.3% दिखी, और अब तो और भी बढ़ चुकी है, 8% के लगभग पहुंच चुकी है। तो कोविड तो 2020 में आया ना, हमारे पास में 2018-19 का डेटा है। इसका मतलब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहले से ही बढ़ रही थी, और कोविड ने तो इसको एक और बूस्ट दे दिया। ठीक है, अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2021 के दिसंबर में कितनी थी, 9.3%, जनवरी में कितनी थी, केवल 8.09%। इसका मतलब शहरों में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। गांवों की बात करें तो यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2021 में 5.81% थी, जो बढ़कर के 7.28% हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, शहरों में गांवों की बजाय ज़्यादा बेरोजगारी है। शहरों में कितनी है, 9.3, और गांव में कितनी है, 7.28%। तो यही दो चीज़ें और काम की हो गई हमारे लिए। फिर आ जाओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हो गई, रूरल एरियाज़ की बजाय, ये चीज़ भी हमें भी क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो किसको हुआ है, वो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 9.8 मिलियन लोगों ने, आप देखो कि लगभग 98 लाख, 1 करोड़ रोजगार हैं वो ख़त्म हुए हैं। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले एक साल की बात करें, जनवरी से लेकर के 2021 में और दिसंबर 2021 तक लगभग 7.4 मिलियन, लगभग 74 लाख नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो क्राइसिस में चला गया, जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और जबकि एग्रीकल्चर में कॉम्पनसेशन के चक्कर में लोग मजबूरन शहरों से फिर बाद में गाँव की तरफ जा रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली वही आ गया जब ब्रिटिश राज के टाइम पर अंग्रेज़ों ने अपनी यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, एमएसएमईज थी, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। और जब हमारे यहाँ के जो लेबर थे, जो गाँव से आकर के शहरों में काम कर रहे थे, उनको मजबूरन शहर छोड़ करके गाँव जाना पड़ा था। एक तरीके का रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था। बोले एग्जैक्टली वैसा ही कोई ट्रेंड हमें अभी देखने को मिल रहा है। अब बात आ जाती है क्वालिटी ऑफ जॉब। जॉब की क्वालिटी भी बहुत बिगड़ गई है। जो सैलरीड लोग हुआ करते थे उनके नंबर्स अभी बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, 2019-20 में सैलरीड इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयड थे उनकी परसेंटेज कितनी थी, 21.2%, जो कि घट करके 2021 दिसंबर में कितनी हो गई, केवल 19%, लगभग 2.2% तक का रिडक्शन है। इसके अलावा सैलरीज लेने वाले जो इंडिविजुअल्स थे उनको मजबूरन अपनी रोजगार छोड़ करके और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। ठीक है, रोजगार क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं अब, क्योंकि सैलरी में क्या होता है, देखो हर महीने अपनी एक सिक्योरिटी बनी रहती है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, कब कहाँ पर क्या अप्स एंड डाउन्स आ जाए। अब आप देखो कोविड जब से आया है तब से इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे ज़्यादा डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे परेशानियां अगर आई हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में। तो एक तरफ तो फॉर्मल सेक्टर में जो सैलरीड इंडिविजुअल थे उन लोगों को रोजगार छोड़ करके इनफॉर्मल सेक्टर में आना पड़ रहा है, और इनफॉर्मल सेक्टर भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखो जॉब की क्वालिटी भी कितनी बिगड़ चुकी है। इसके अलावा
एम्प्लॉयड पॉपुलेशन की बात करें तो 408.9 मिलियन पीपल हुआ करते थे जॉब में, जो कि घट करके 406 मिलियन हो गए हैं। इसका मतलब 40 करोड़ 8 लाख से घट करके 40 करोड़ 6 लाख जने ही अभी रोजगार में आ गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लगभग लगभग 10 मिलियन जो यंग पीपल है उनकी जॉब, मतलब जॉब मार्केट में मतलब एक तरफ देखो रोजगार में तो कमी आ रही है, पर हर साल हमारे यहाँ पर कितने लोग जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना। और जिस टाइम में ये रोजगार में कमी आई है ना, उस टाइम में लगभग 1 करोड़ नए रोजगार लेने वाले यूथ हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। मतलब ये कि भाई जॉब लेने वालों के नंबर्स तो लगातार बढ़ रहे हैं, पर जॉब देने वाली जो ऑप्शंस हैं वो डिक्लाइन कर रही है। तो क्या हम वाकई में डेमोग्राफिक डिविडेंड कह सकते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं 15 से 59 साल की, तो बोला इस एज ग्रुप में हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या वो यूटिलाइज हो पा रहा है हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में या हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में? तो इसी को तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं ना, कि पॉपुलेशन में एक बड़ा हिस्सा जो हमारे फेवर में है, हमारे वर्ल्ड का मतलब यंगेस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री इंडिया है, क्या हम उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं? बोला नहीं हो पा रहा। फिर बात आ जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। बात करें तो इसमें देखो इमर्जिंग इकोनॉमीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर बात करें। अच्छा, एक चीज़, हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो केवल हम हमारे तक ही कन्फाइंड रखें, ये ठीक बात नहीं है। कारण कि हमारे जैसी जो दूसरी इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, चिली या फिर चाइना, इथियोपिया, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि वाकई में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2020 में हमारे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था? ओनली 46%, जबकि ब्राज़ील 59% पे चल रहा है, चिली 57% पे, चाइना 67% पे, इथोपिया 76, घाना 66, इंडोनेशिया 66 और मलेशिया 64। तो ये क्या शो करता है कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सिमिलर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ऐसे में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। फिर इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थ्रू आउट इंडिया सेम नहीं है। दिसंबर 2021 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में देखी गई, फिर उसके बाद राजस्थान में, फिर झारखंड और फिर बिहार में। इसके अलावा एज वाइज भी अगर देखें तो जो एज ग्रुप की बात करें 2020-21 में, हम एज ग्रुप की बात कर लेते हैं 15 से 19 साल के जो लोग हैं उनकी, तो बोला उनमें रोजगार की कमी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल अभी जस्ट एजुकेशन लेके पास आउट हुआ है ना, उसको जॉब कम मिल पा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। वही डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उस पर एक क्वेश्चन है। इसके अलावा राइटर ये बोल रहे हैं कि 2019 में एनएसएसओ के हिसाब से अगर देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट थी 45 साल की, मतलब पिछले 45 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई 2019 में। और उस टाइम पर आपको पता है चुनाव थे, तो सरकार ने बिल्कुल मानने से मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है ये डेटा, क्योंकि सरकार ने तो रिलीज़ किया नहीं था पब्लिक डोमेन में, और चुनाव थे फिर 2019 में ही। और ये डेटा लगभग 2019 के जनवरी में रिलीज़ हुआ था कि 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी चल रही है भारत में। और चुनाव आपको पता ही है हमारे यहाँ पर मार्च अप्रैल के लगभग हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद में जब चुनाव जीत करके बीजेपी फिर से आ गई, तब सरकार ने मान लिया कि हाँ डेटा एकदम सही था। तो ये अपने आप में रियलिटी शो करता है कि कितनी बेरोजगारी हमारे यहाँ पर है। और मेनली जो यूथ 20 से 24 साल की उम्र में है उनको बेरोजगारी का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिनकी उम्र 20 से 29 के बीच में है वो भी अच्छी खासी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, पास आउट होते ही अगर 100 जने पास आउट होता है ना, तो उनमें से केवल 35 जनों को जॉब मिल रही है। अराउंड 63.4% इंडिविजुअल्स को तो जॉब मिल ही नहीं रही है। फिर आ जाओ जेंडर वाइज भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वुमेन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है मेंस के कंपैरिजन में, मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की एवरेज देखें तो
वुमेन में तो 14.28% प्रेवलेंस देखने को मिल रही है बेरोजगारी की, जबकि मेंस में कितनी है 7.88%। तो ये भी एक कितना ज़्यादा गैप दिखा रहा है। इसके अलावा वो वुमेन जो कि जॉब करना चाहती हो उनमें से 92.1% वुमेन को तो जॉब ही नहीं मिलती। ये एक और क्राइसिस शो करने वाली बात है। अब अगर देखें तो रूरल एरिया में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है या जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें रूरल एरिया में, तो वो है 54.8%। इसका मतलब शहरों की बजाय गांव में, अर्बन एरियाज में तो क्या हो रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है 92.1% के लगभग, कि कोई जॉब करना चाह रही है लड़की और उसको जॉब ना मिल रही हो। ठीक है, जबकि गांव में जो कोई काम करना चाहे और उसको काम ना मिले किसी भी वजह से, वो है 54.8%। इसका मतलब गांव में औरतें काम ज़्यादा कर पा रही हैं, पर उनका भी जो पार्टिसिपेशन है वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में है। पर सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं वुमेन की, चाहे वो स्कूल की बात करें चाहे कॉलेज लेवल की बात करें, पर हम जब रोजगार ही नहीं देंगे तो कितना ज़्यादा डिस्करेजिंग हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे में एक हमारे यहाँ पर एक क्राइसिस निकलने को, मतलब आप कह सकते हो ये जो गैप आ रहा है मैन एंड वुमेन के बीच में, इस गैप को अगर हम समझे तो दो ट्रेंड्स या दो रीजन्स हमें देखने को मिलेंगे, दो कारण। पहला कि गांव में रोजगार तो है औरतों के लिए, पर वो ज़्यादातर काम किस में कर रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। पर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो भाई धीरे धीरे मैकेनाइजेशन आ रहा है, मशीनें यूज़ हो रही हैं। अब मशीनें यूज़ हो रही हैं तो जहाँ पर 10 औरतें मिलके काम करती थी वहां पर सिर्फ 2 या 3 औरतों की जरूरत पड़ गई, तो बाकी बची हुई तो बेरोजगार होंगी कि नहीं। अब वो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपको सेकेंडरी सेक्टर जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती हैं उनको क्रिएट करना होगा। पर हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अवेलेबल है नहीं, तो इस चक्कर से जो एग्रीकल्चर में जॉबलेसनेस क्रिएट हुई उसको एब्जॉर्ब करने का काम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर सकता था वो भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में बेरोजगारी औरतों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर देखो बात ऐसी है कि वुमेन जो है, वुमेन का रोल हमने फाइनलाइज कर रखा है कि प्राइमरी वो केयर गिवर का काम करेंगी, घर पे रहना, बच्चों का ध्यान रखना, परिवार को संभालना, ये सारी। और दूसरा पेट्रियार्की जो सिस्टम है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां होती है कि बोले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में मेनली जो है वो मेल ही पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में एक लड़की या फिर एक वुमेन जो कि वाकई में जॉब ग्रैब कर सकती है उसको तो जॉब लेने से मना किया जा रहा है, जबकि उसी का भाई जो कि एलिजिबल ही नहीं है या फिर जॉब लेने के लायक नहीं साबित हो पा रहा है उसको जॉब देने की बात की जा रही है। तो बोले ये अपने आप में बहुत बड़ा आयरनी या डिलेमा है कि नहीं, कि एक तरफ जो जॉब लेने की काबिलियत रखती है उसको तो घरों में रखा जा रहा है, और जो जॉब लेने के लायक नहीं है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं उस बंदे को आप पुश कर रहे हो कि हाँ तू नौकरी कर। तो ये अपने आप में क्वालिटी वाइज भी आप सप्रेस कर रहे हो, और ये जो जेंडर गैप है एम्प्लॉयमेंट में इसको और ज़्यादा एग्जर्वेट होता हुआ देख सकते हो। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2011 के कंपैरिजन में अभी बहुत ही कम है। 2011 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था 34.3% जीडीपी का। अगर आप देखो, मतलब जो मेन इन्वेस्टमेंट की बात करें ओवरऑल जितना था तो उसका 34.3%, जो कि अब डिक्लाइन करके 2020 में केवल 27% तक आ गया। तो आप देखो यहाँ पर ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, तब जा करके रोजगार नए बनेंगे। पर वही चीज़ है कि प्राइवेट सेक्टर भी अनसर्टेनिटीज़ को देखता हुआ जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर तो सीधी सी बात है एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो है प्रॉफिट मेकिंग। और प्रॉफिट मेकिंग के लिए चाहिए मार्केट फेवरेबल बन नहीं पा रहा है 3-4 सालों में, तो इस केस में कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और एक इस तरीके से विशियस साइकिल चल पड़ा। इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, रोजगार कम बन रहा है, लोगों की इनकम कम हो रही है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास तैयार हुई थी ना अच्छी खासी इंडिया में, वो मिडिल क्लास का जो पूरा स्पेस है वो डिक्लाइन कर रहा है, गरीबी के चंगुल में ज़्यादातर लोग फंसते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टर्स तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट में उनके पास में पैसा आ जाए। अब पैसा बैंकों के द्वारा देने की तो तैयारी है, पर बैंक भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो इतने कम नहीं है। अब रही सही में, अब इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो बैंकों को भी मजबूरन अपनी इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ेगी। अब इंटरेस्ट रेट अगर राइज करेंगी तो मार्केट में लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली कम होगी, और लिक्विडिटी अगर कम होगी तो फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर कहाँ से लोन लेगा और कहाँ से इन्वेस्ट करेगा।
तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो ये और ज़्यादा कंसर्न्स हमारे लिए रेज हो रहे हैं। तो बोला एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे चल रही है, और क्वेश्चन रेज कर रही है कि हमारी इकोनॉमी की जो रिकवरी है उसमें कितना क्या कहाँ पर किसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ तो देखो पहले ही क्लियर है, आपको भी पता है कि पैसे वाला तो पैसे वाला बन रहा है, गरीब गरीब बनता चला जा रहा है। तो देखो बात ऐसी है, जॉबलेसनेस को हमें करेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बुरी बीमारी या बहुत बड़ी समस्या बनती चली जाएगी, जो कि इकोनॉमी रिकवरी की हम बात कर रहे हैं वो डेंट हो जाएगी इसकी वजह से। तो इस आर्टिकल की बेसिस पे आप इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो भी सिचुएशन आए उसको अच्छे से एलाबोरेटली समझा सकते हो। ठीक है, एक ब्रॉडर पिक्चर हमें इस आर्टिकल से मिल गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकवरी ऑन द कार्ड्स। देखो हमने प्रीवियस आर्टिकल में अच्छे से देख लिया कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, क्या समस्या चल रही है। अब यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। बिंदु डालमिया जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो इनका ये कहना है कि 2 साल हो गए इस कोविड को आए और इकोनॉमिक क्राइसिस भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और हर कोई इस चीज़ को लेकर के चल रहा है कि वाकई में हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस का सामना कर सकती है, कारण कि ओमिक्रॉन का आउटब्रेक हो गया है, अनसर्टेनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। पर अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, जो 3 क्वार्टर्स के बेसिस पे जो फर्स्ट एडवांस असेसमेंट जो आया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, तो उसके बेसिस पे देखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे में राइटर ये बोल रही है कि मुझे तो देखो आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है, ना कि आधा गिलास खाली। तो भरा हुआ कैसे है वो देखते हैं। देखो इनका ये मानना है कि अभी की सिचुएशन देखी जाए तो बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है ना, वो इतनी बुरी भी नहीं हो रही है कि जिसको हम बोल दें कि बिल्कुल बर्बाद है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और स्पीड से रिकवरी भी कर रही है इकोनॉमी, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, और बैंकों का कैपिटलाइजेशन, बैंकों के पास में पैसे की कमी ना होना, ये इंश्योर करने में सरकार कहीं ना कहीं सक्षम साबित हो रही है। तो पहला तो बोला सिल्वर लाइन मुझे ये लग रही है कि बैंकों की परिस्थितियां थोड़ी ठीक है और एसेट्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इसमें देखो डोमेस्टिक डिमांड है वो बोले धीरे धीरे राइज हो रही है, और साथ में जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जिनकी बैलेंस शीट में बहुत ही ज़्यादा लिवरेज हो गया, लिवरेज का मतलब उनके ऊपर जो लोड था, जो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन था, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है और रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है अपनी पॉलिसीज़ में, तो ये भी अपने आप में ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोला एक्सपोर्ट की ग्रोथ की बात करें तो पिछले क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर का जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट 37% राइज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बोल रहे हैं राइटर कि भाई ये सिल्वर लाइन्स हैं, इनको देख करके हमें थोड़ा सा अच्छा फील करना चाहिए कि चलो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट्स हमें राइज हो रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में तो नहीं है। और ये बात सही भी है। देखो हमेशा हमें एक बैलेंस ओपिनियन बनाने की ज़रूरत है। क्या हम बिल्कुल बर्बाद हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते। क्या हम बिल्कुल आबाद हैं? ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि एक वर्चुअस इकोनॉमिक साइकिल चलाने की बात करें, पहले तो हमने वीसीएस की बात की थी। वीसीएस का मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वर्चुअस का मतलब प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसमें देखो बात ऐसी है कि जब डोमेस्टिक कंजम्पशन राइज होता है ना, जो कि हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, हमने देखा था कि हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक कंजम्पशन आता है, फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, स्पेंडिंग की जाती है, एक्सपेंडिचर वो, और फिर इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीज़ें मिलकर के मेन 3 इंजन होते हैं हमारी ग्रोथ के। तो इनमें से डोमेस्टिक कंजम्पशन अब धीरे धीरे राइज हो रहा है और ग्लोबल जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 2023 फाइनेंशियल ईयर जो आएगा, जो अगला है 2022-23 का जो हो जाएगा बजट अनाउंसमेंट के बाद में, तो बोला हम हमारी कैपेसिटी का लगभग 75% तक यूटिलाइज करेंगे, जबकि करंटली हम कितना यूज़ कर रहे हैं जून 2021 तक सिर्फ 60%। तो बोला हम हमारी कैपेसिटी को भी तो राइज करेंगे ना, यूटिलाइज करेंगे। इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रीज का बेस भी इंक्रीज होगा और एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके की ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में अपनी तरफ से बातें बता रही हैं राइटर। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल जीडीपी का 30% जो इन्वेस्टमेंट है वो बोला है कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सेक्टर मेनली फोकस कर रहा है अभी किस पे, नॉन फाइनेंस कंपनीज में, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर का आ रहा है वो नॉन फाइनेंस कंपनीज में
आ रहा है, ठीक है, ज़्यादातर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट राइज कर रही है। और डेट टू इक्विटी की बात करें, उस रेशियो में भी कहीं ना कहीं 2800 लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो अपने को इम्प्रूव कर रही है। मतलब एक तो कंपनी का कर्जा और दूसरी तरफ कंपनी में शेयर भागीदारी। जैसे हमने वोडाफोन आइडिया का केस देखा, तो उसमें इंटरेस्ट पे करना था वोडाफोन आइडिया को, तो वो एक तरीके से लाइबिलिटी थी बहुत भारी, और कर्जा था वो एक तरीके का, वो कर्जा चुकाना था। अब उस कर्जे की बजाय उस डेट को कन्वर्ट करके और वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट के स्टेक्स कन्वर्ट कर दिए, बोले कि आप तो हिस्सेदारी लो, छोड़ो ब्याज व्याज को। तो इस केस में कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो रहा है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस पे काम किया जा रहा है, तो बोले ये ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, बीच बीच में शॉक्स लगते रहते हैं। जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो बीच में डिक्लाइन हुआ था, पर कल न्यूज़ थी कि एफपीआई फिर से पिक कर रहा है। इसके आगे देखें, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो चालू की गई हैं, जिसमें एक तो आपको पता है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का पॉलिसी तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें अभी तक बहुत सारी कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, जिसमें वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज वहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन सी कंपनीज को वहां पर एंटरटेन किया जाएगा पार्टिसिपेशन में, ठीक है। आरबीआई ने तो देखो 2021-22 की जो प्रोजेक्शन रखी थी इंडियन इकोनॉमी की रियल जीडीपी ग्रोथ की, वो 9.5% है। पर वो भी उससे भी अगर थोड़ा सा ही हम कम अगर परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आए हैं उसके हिसाब से देखें तो 9.2% से ग्रो करेगी इकोनॉमी। तो वो चीज़ कोई बोलो बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी इकोनॉमी। इसके अलावा अगर देखें तो वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटीज़, कॉम्प्लेक्सिटीज़, एम्बिग्यूटीज़, ये तो देखो लगातार बनी रहेगी। इसको तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोविड भी है और रही सही में कहीं ना कहीं जो नई जो डिसरप्टिव चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन कितना बढ़ चुका है, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बेसिस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें एक ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पर वही चीज़ है कि इन चेंजेस को हम अगर भांपे तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं है। इसके आगे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें कि जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका कितना पैसा ऐसा है जो कि परमानेंट किसी कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट को फिर कुछ ना कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करके देगी। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 2021-22 में 9.1% तक एंटिसिपेटेड है, मतलब टारगेटेड है। तो और उसमें भी सेक्टर स्पेसिफिक काम किए जाएंगे, तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, कैपेसिटी राइज होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे स्टील में करें, चाहे सीमेंट, हाउसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें भी देखो इन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो लोड था उसको कम होते हुए देखा जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। तो बोले अभी की सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज और किया जाए, पर दूसरी तरफ देखें तो बैंकों ने तो अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। बैंकों का टारगेट क्या था, आरबीआई का काम क्या है कि भाई आरबीआई ने क्या बोला, बोले इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेशक हमें दी हुई है कि 4 ± 2% से ऊपर हमें इन्फ्लेशन को नहीं जाने देना, पर सवाल यह है कि इकोनॉमी अगर क्राइसिस में है तो हमें इकोनॉमी को सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो उस केस में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दी। अब आप देखो इंटरेस्ट रेट कम करने के बावजूद लोग जो हैं, कॉरपोरेट सेक्टर वाले जो हैं, वो इस चीज़ के लिए पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आज की परिस्थिति में देखें तो कॉरपोरेट्स के पास में लगभग $1.5 ट्रिलियन का कैश पड़ा है, पर बोलो उसके बावजूद भी वो खर्च नहीं कर रहे हैं। कारण कि उनका ये मानना है कि हम अगर पैसा खर्च भी कर देंगे तो बोला हमें रिटर्न मिले कोई अच्छा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए देखो प्रॉपर इनको एनकरेज करना ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट को खुद को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करेगी, मार्केट में जब सर्कुलेशन आएगा ना अपने आप में, तो फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर अपने आप में एनकरेज फील करेगा, प्राइवेट सेक्टर क्राउड इन फील करेगा। क्राउड इन का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी फिर बाद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने देखा $1.5 ट्रिलियन का पैसा पड़ा इनके पास में। सरकार भी देखो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन है वो भी सरकार का अच्छा खासा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। तो वही चीज़ है, तो इनको कैसे भी करके राइज करना। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने भी पैसा इकट्ठा करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम है वो चला रखा है, जिसमें जो भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिया पर पैसे की शॉर्टेज की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे देना, किराए पे दे देना कि भाई तुम लोग करो काम। तो उससे क्या होगा, सरकार को कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होगा, पैसा मिलेगा वहां से, तो सरकार उससे क्या कर सकती है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और राइज करेगी, और उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज फील करेगा और वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो अपने आप से इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा ही। तो देखो, जीडीपी की अगर बात करें तो इस साल में तो प्रोजेक्टेड जो टारगेट है या फिर जो भी हमने देखा, तो उसमें कुछ ऐसा है कि टारगेट तो 9% के लगभग रखा था, पर अभी कम होकर के भी 5.6% से भी अगर रिकवर करती है तो भी ठीक है, कारण कि अभी आपको पता है पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहा है। इसके अलावा ये देखो, लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, लोग गाँव से फिर से शहरों में आना नहीं चाहते, कारण कि जिस तरीके से माइग्रेशन देखा गया था ना, रिवर्स माइग्रेशन, वो। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल होटल, टूरिज्म, ये बर्बाद हो रखा है बिल्कुल। एनर्जी फ्यूल कॉस्ट राइज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, यूएसए के फेडरल रिजर्व ने भी सिग्नल दे दिया है कि अब वो इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, तो उसकी वजह से हमारे डूइंग ऑफ बिजनेस, मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग, ये भी बढ़ेगी, कारण कि लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंडिया में जल्दी से, क्योंकि यूएसए जैसी इकोनॉमी में अगर उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में क्यों आएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात कर रहे हैं ना फेडरल रिजर्व। तो फरवरी 1 को जब बजट आएगा तब देखते हैं, हमारी इकोनॉमी को हमें बूस्ट देना है। और दूसरा, जो फिस्कल डेफिसिट अभी करंटली चल रहा है 6.8% ऑफ जीडीपी, इसको हमें रिड्यूस करना होगा, जिससे क्या होगा, इसके तरीके हैं दो, पहला तो एक्सपेंडिचर कम करो, दूसरा रेवेन्यू राइज करो। तो इसके लिए रेवेन्यू राइज हो वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को रोकना तो देखो बेवकूफ़ी वाली बात साबित हो जाएगी, कारण कि पहले ही इकोनॉमी कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है। तो सरकार को इस चीज़ को सोच समझ करके बजट प्लान करना होगा। तो ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, समझ में आया हमें कुछ। और प्रीवियस आर्टिकल में तो हमने देख ही लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इस आर्टिकल में देखा चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं पर कुछ पॉजिटिव लाइंस भी हैं। ठीक है ना, तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।